हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग बायोलॉजी की क्लास भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। और ये जो बायोलॉजी की क्लास है ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं, ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 9 to 12 नीट का मेडिकल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने की इच्छा रखते हैं, डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। उन सभी के लिए ये जो बायोलॉजी की क्लास है हमारी चैनल कीमो बाई राम जी सर पे, इसको हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं। और इस क्लास को हमने नीट के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, सबसे पहले हम लोग उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में 1 by 1 करके। और इसके बाद जो है लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे, यानी हमारी जो वीडियो होगी फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर टू लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, और ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए है जो कि नीट एग्जामिनेशन एम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो प्री फाउंडेशन कोर्स करने के इच्छुक हैं, फाउंडेशन कोर्स करने के इच्छुक हैं, जिनको कि आगे मेडिकल की एंट्रेंस की तैयारी करनी है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको 1 by 1 वॉच करते रहिए और साथ में आप कॉपी और पेन लेकर के साथ में जो है स्टडी करें, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको आप लिख सकें, उसका जो है आप असाइनमेंट या नोट्स बना सकें। तो आज लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सबसे जो इम्पॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का वो क्या है, द सेल। इससे हम लोग शुरू करेंगे और आप कॉपी और पेन के साथ स्टार्ट करिए। सो द सेल, विच वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इस सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? सो साइटोलॉजी इज जस्ट नथिंग, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या उसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसका क्या कंपोजिशन है, यदि उसको हम लोग बायोलॉजी के अंदर स्टडी करें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोलॉजी। दूसरा हमारे पास टर्म है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए होती है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने की, सीखने की कोशिश करेंगे। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल विथ टूल्स एंड टेक्निक। साइटोलॉजी में और सेल बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है कि यदि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे टूल और टेक्निक्स के बेस पे सहायता से यदि हम स्टडी करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेल की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बायोलॉजी। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सो डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले द टर्म सेल वॉज गिवन बाई रॉबर्ट हुक। और इस सेल का क्या मतलब है? तो टर्म सेल 2 वर्ड से मिलके बना है। एक ग्रीक वर्ड है जिसका ग्रीक वर्ड काइटोस है, दूसरा एक लैटिन वर्ड है सेला। यानी जो सेल टर्मोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बनी है, काइटोस एंड सेला, और दोनों का मतलब क्या है, दैट इज द हॉलो स्पेस। देन दिस टर्म वॉज गिवन बाई रॉबर्ट हुक, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट हुक। और उन्होंने क्या किया कि जो सबसे पहले सेल को देखा था, एक्चुअली में वो सेल नहीं था, वो क्या था, एम्प्टी सेल वॉल थी, या हम कह सकते हैं वो डेड सेल थी। सेल वॉल क्या है? सेल के अंदर आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेल के अंदर कंपोजिशन, जो कि कंपोजिशन के अंदर एक सेल वॉल आता है, और सेल वॉल क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या है, डेड स्ट्रक्चर है। तो यदि हम बात करें तो
रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो एक्चुअली में सेल वॉल थी, डेड सेल थी, और इस पर्टिकुलर इवेंट को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल एंट्रेंस में कि इस पर्टिकुलर इवेंट्स को, इस डिस्कवरी को रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक बुक के अंदर पब्लिश किया। इसके बाद सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा वो कौन से साइंटिस्ट थे? उन साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले ही फर्स्ट ऑब्जर्व द फ्री सेल्स लाइक द बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल एटसेट्रा। रॉबर्ट ब्राउन एक अलग साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन व्हाट ही डिड, ही जस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इनटू द ऑर्किड सेल। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। और उन्होंने ऑर्किड सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द सेल थ्योरी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनते हैं। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे स्वान और दूसरे साइंटिस्ट थे क्या? स्लाइडेन। स्वान का मतलब यदि हिंदी में देखा जाए तो हंस, यानी स्वान जो है जूलॉजिस्ट थे और स्लाइडेन क्या थे? बॉटनिस्ट थे। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सेल थ्योरी के क्या पोस्टुलेट थे, क्या टीनेट्स थे? दो टीनेट्स सेल थ्योरी के अंदर दिए गए। पहला है ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप बाय वन और मोर सेल। सेल थ्योरी के अंदर जो पहला स्टेटमेंट स्वान एंड स्लाइडेन ने बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो या तो एक सेल से या बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो दीज टू इंपॉर्टेंट टीनेट्स वाज गिवन बाय द स्वान एंड स्लाइडेन। तीसरा एक स्टेटमेंट सेल थ्योरी के अंदर और दिया जाता है जिसको स्वान और स्लाइडेन नहीं दिए थे। क्या था? दैट इज सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जो सेल का जो फॉर्मेशन होता है, जनरेशन होता है, बर्थ होता है, वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से होता है, डेड सेल से या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कभी भी सेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले साइंटिस्ट किसने बताया? रुडोल्फ विरकोम ने। कई बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आ चुका है एग्जामिनेशन में कि रुडोल्फ विरकोम ने क्या कहा कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी लैटिन वर्ड है ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है कि सेल कैन बी अराइज ओनली फ्रॉम द लिविंग प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो तीसरा स्टेटमेंट सेल थ्योरी का स्टेटमेंट नहीं है, सेल थ्योरी के द्वारा इन्होंने स्वान और स्लाइडेन ने नहीं कहा। इसके बाद यदि हम बात करें कि इस पर्टिकुलर इवेंट को लुई पास्चर, यहाँ देखिए लुई पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि सेल कैन अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स ओनली। वायरस, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वायरस क्या है? वायरस इट इज जस्ट नॉन लिविंग थिंग एंड इट वन इज द ए सेलुलर, ए सेल नहीं है, और इट वन इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, ए सेलुलर है। लुई पास्चर ने डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया कि सेल कैन बी अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसके आगे और भी देखते हैं, तब तक अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 1 बाय 1 वीडियो पॉज करके इस पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, एंड इसके बाद मिलते हैं हम लोग आगे। Now we'll try to understand the cell as a basic unit of life। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हम लोग ये जानते हैं कि सेल थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ इट। तो हम जानते हैं कि सेल के कॉम्बिनेशन से, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज जस्ट फॉर्मिंग द टिश्यू, द कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज द ऑर्गन,
एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन व्हेन ऑर्गन मर्ज टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज द ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हम लोग यदि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जस्ट कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चरल पर्टिकुलर फैक्टर पे बात करें तो ध्यान से देखेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, यदि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अल्टीमेटली उसका जो बॉडी है वो किससे मिलकर के बनी होगी, सेल से मिलकर के बनी होगी। यदि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो किससे, सेल से, और यदि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारी सेल से, वेरियस सेल से। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी। दूसरा, इस सेल इज आल्सो कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहने का मतलब क्या है कि यदि पर्टिकुलर सेल को लिविंग रहना है, जीवित रहना है, तो उसके अंदर सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होनी चाहिए अप टू द अप्रोप्रिएट लेवल। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हैं, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, रिस्पिरेशन है, एट्सेट्रा। बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग के लिए, लाइफ के लिए इसेंशियल है। और ये सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट या आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल, यानी किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर ये सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, अप्रोप्रिएट लेवल पे होती है, जिस लेवल पे ज़रूरत होती है उस लेवल पे होती है। एंड दीज प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द लाइफ। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यदि किसी भी सेल के अंदर ये लाइफ प्रोसेसेस यदि सही से नहीं हो रही है, अप्रोप्रिएट लेवल पे नहीं हो रही है, तो वो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चीज़ को समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक अनदर टॉपिक के साथ अगले स्लाइड में। Now, my dear student, will discuss about the basic properties of cell. कोई भी लिविंग सेल है तो उसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, सो दीज सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इस दो पॉइंट को समझते हैं। हाईली कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, अ लॉट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, अ लॉट ऑफ थाउजेंड्स केमिकल कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, करोर्स ऑफ रिएक्शंस आर जस्ट रनिंग एट ए सेम टाइम इनटू अ स्मॉल सेल। इसलिए ये जो सेल होगी वो क्या होगी, हाईली कॉम्प्लेक्स्ड स्ट्रक्चर होगी। लेकिन इसके साथ साथ, कॉम्प्लेक्सिंग के साथ साथ, ये जो जितनी भी चीज़ है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सबस्टांसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल दिस थिंग्स आर प्लेस्ड इनटू अ टाइनी स्पेस, बहुत ही स्मॉल स्पेस के अंदर, सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये चीज़ तभी संभव है जबकि ये सारी चीज़ क्या हो, सारे फैक्टर्स क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड इन अ नेचर। दूसरा प्रॉपर्टी यदि हम डिस्कस करें, समझें, तो दीज सेल्स आर कैरिंग अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक सिंगल सेल के अंदर करोड़, लैक्स, मिलियंस केमिकल रिएक्शंस जो है, डाइजेशन के, ऑक्सीडेशन के, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ना, और मेटाबॉलिज्म, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर रनिंग एट द सेम टाइम इन अ टाइनी स्पेस, and these things only possible by the cells only। सेल के द्वारा ही ये संभव है, लिविंग सेल्स के द्वारा ही, कि एक छोटे से स्पेस के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को कैरी करने की उनकी क्षमता होती है, उनकी विशेषता होती है। देन अगला हम थर्ड पॉइंट यदि बात करें तो दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है कि उनका डिवीज़न होगा, उनका डिवीज़न नहीं होगा, उसके अंदर किस प्रकार की रिएक्शंस होंगी, ये सारी जो है सेल के अंदर सेल्फ रेगुलेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। एंड
these particular cells are responding to the stimuli. Stimuli क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति जो है रिस्पॉन्ड देना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं उन्हीं फैक्टर को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में स्टिमुलाई के नाम से जानते हैं, और ये जो है सेल जो है उनको पर्टिकुलरली उस एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति अपनी रिएक्शन देती हैं, रिस्पॉन्स देती हैं। सो दीज आर रिस्पॉन्डिंग टू द different stimuli of external environment। और जो फिफ्थ पॉइंट है, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी घटनाएं हैं, फिनोमेना है, प्रॉपर्टीज है, जो सेल के द्वारा पर्टिकुलरली कैरीड आउट की जा रही है, वो ऑल दिस थिंग्स जस्ट सेल्स जो कंट्रोल करती हैं, दैट इज बाय द जेनेटिकली प्रोग्राम्ड मैनर। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड मैनर का मतलब क्या है कि सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म, आरएनए होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल के द्वारा जो सेल है डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस को, फिनोमेना को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोग्राम्ड होता है, उसी तरीके से ये जो सेल है डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल के थ्रू सारी घटनाओं को, प्रक्रियाओं को, रिएक्शंस को, फिनोमेना को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे जो सेल्स हैं दे आर एबल टू बी कंट्रोल द डिफरेंट टाइप ऑफ दिस activity. Now just in next point we have to discuss another thing, लेकिन साथ साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी और पेन में लिखिए, कॉपी पेन से, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर में। Now on the basis of number of cells, the organisms are of two types. First it is unicellular organism and second is multicellular organism. In case of unicellular organism, life cycle completed within a single cell, जबकि in case of multicellular organism, life cycle will be completed into more than two cell or two or more than two cells. Example of these unicellular organisms are protozoans, that is अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। यूग्लिना, जस्ट यूग्लिना को आप लोग जानते हैं क्या? इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, विच वन इज जस्ट कैपेबल टू बी सिंथेसाइज द फूड। Bacteria will also be a single cell structure. Fungi will also be containing the single cell structure. तो these are the example of the unicellular organism. Multicellular organisms के अंदर हम लोग सभी लोग जानते हैं higher plants as well as the animals will be there. Now on the basis of different activity, the different types of cells it will try to be understand further. तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Now on the basis of functions of the cells are of three types, that is undifferentiated cells। undifferentiated cell का मतलब उसके अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, और इन सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवाइड होने की। दिस टाइप ऑफ सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड, और इसके जो एग्जांपल्स हैं स्टेम सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स। और इन सेल्स के द्वारा जस्ट होल ऑर्गेनिम या डिफरेंट ऑर्गन या सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम्पल याद रखिए। दूसरा है हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड सेल और स्पेशलाइज्ड सेल, यानी जो है स्टेम सेल यानी स्टेम सेल्स और मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल हैं, उसके अंदर क्या होता है स्पेसिफिकेशन हो जाता है, सेल्स जो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और उनके अंदर जो है एक लेवल ऑफ डिवीजन हो जाता है एंड दैट पर्टिकुलर सेल आर एबल टू बी परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। तीसरा हमारे पास जो सेल होती है डी डिफ्रेंशिएटेड सेल होती है, यानी एक ऐसी जो है स्पेशलाइज्ड सेल जिसके अंदर रिवर्सल हो जाता है, जस्ट रिवर्ट हो जाती हैं वो सेल और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड
such kind of cell is called as de-differentiated cell, यानी स्पेशलाइज्ड जो सेल हैं, डिफरेंशिएटेड सेल हैं, अगेन दे विल कन्वर्ट इनटू अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड नाउ दिस सच टाइप ऑफ सेल्स विल एबल टू बी परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटी। और इसके जो एग्जांपल है, सच काइंड ऑफ फेनोमेना इज वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द वुंड हीलिंग, घाव को भरने में, रीजनरेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसमें जो है पार्ट किसका रोल होता है, दैट इज द डी डिफरेंशिएटेड सेल का। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फेनोमेना वी हैव टू अंडरस्टैंड विच वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ कंपटीशन, दैट इज द टोटिपोटेंसी। What is the totipotency? The particular, it is the ability of a de-differentiated or specialized cell to give the complete whole body of the organism, यानी जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं, उसके अंदर एक पावर जनरेट हो जाती है, क्षमता जनरेट हो जाती है, जिसके द्वारा वो जो है होल कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार की घटना को सबसे पहले हैवर्लैंड साइंटिस्ट ने बोला कि एवरी लिविंग प्लांट जो है सेल्स हैं, उनके अंदर क्षमता होती है कि दे कैन रीजनरेट द होल प्लांट बॉडी। तो टोटिपोटेंसी फेनोमेना को सबसे पहले जो है हैवर्लैंड नामक साइंटिस्ट ने सस्पेक्ट किया, प्रपोज किया। और स्टीवर्ड, FC स्टीवर्ड एक साइंटिस्ट थे जो कई बार सवाल आ चुका है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया, किसमें, कैरेट के सेल में, यानी कैरेट सेल्स को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया में रखा और उससे पूरे कैरेट सेल का, कैरेट का फॉर्मेशन कर दिया। किसने, FC स्टीवर्ड ने। तो माय डियर स्टूडेंट, आज इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ेंगे और इसके बाद आगे के वीडियो में मिलते रहेंगे 1 by 1। और जब भी आप वीडियो आगे देखें तो कॉपी और पेन के साथ बैठें और जितना मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है करें, अपनी प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।